जी नमस्कार, मैं हूं वाराणसी शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। इसके अंतर्गत प्रगतिशील राजनीति को लेकर चर्चाएं करते हैं और अपने शहर के किसी खास शख्सियत से मुलाकात कराते हैं। तो चूंकि 2022 का आगाज़ हो चुका है और लोगों ने अपनी कमर कस ली है, तो इसी कड़ी के अंतर्गत में देखते हैं कि प्रदेश की राजनीति क्या है, वाराणसी की राजनीति क्या है। चूँकि वाराणसी जो है पीएम नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, तो यहाँ पर मुलाकात आज कराते हैं। 2019 के लोकसभा में सेकेंड फाइटर रह चुकी हैं शालिनी यादव जी से, जो समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट थी। तो शालिनी जी, आपका स्वागत है आईपा में। और अगर बात की जाए 2022 का आगाज़ हो चुका है, तो 2019 का जो अनुभव था 2022 में किस तरीके से देखेंगी, और अगर आपको टिकट मिलता है या अगर किसी को सजेशन करेंगी कैंडिडेट्स को, तो किस तरीके से करेंगी? देखिए, 19 में जो माहौल था और जो 22 में है, उसमें फ़र्क, सबसे बड़ा फ़र्क यही है कि देखिए, वो चुनाव केंद्र का चुनाव था, जिसमें मुख्यतः केंद्र के मुद्दे और दूसरी चीज़ें हैं जो पूरा आपका जो सेंट्रलाइज्ड चीज़ों का ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, जिसका संज्ञान वोटर लेता है। केंद्र की योजनाएं होती हैं, उनको देखते हुए पूरा एक ओवरऑल लिया। जहाँ तक 22 के चुनाव की बात है, तो ये पूरा प्रदेश का चुनाव है, और इसमें जो प्रदेश का जो रिज़ल्ट है, जो रिपोर्ट कार्ड है, उस पर जो है जनता वोट करने के लिए जा रही है। और मुझे लगता है कि शायद भारतीय राजनीति के इतिहास में किसी भी प्रदेश के चुनाव में और किसी भी सरकार के खिलाफ विपक्ष को के लिए इतने सारे जो मुद्दे हैं आज, मुझे नहीं लगता कि वो पहले कभी इतने हाल के वर्षों में या दशकों में रहे होंगे, और आने वाले समय भी इतने मुद्दे शायद ही मिलें किसी सरकार के खिलाफ। तो एज अ मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी के लिए अगर बात की जाए, तो सेंट्रल रोल में हम ही लोग हैं, और इसको बहुत अच्छी तरीके से इसका रिस्पांस भी आप देखेंगे कि अभी जो हमारी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो विजय यात्रा निकली, उसमें जिस तरीके से जनता का जो सपोर्ट खुल करके वो सड़क पर आई है, सभाओं में जो आपने देखी है, वो एक तरीके से एक इस तस्वीर बयां कर रहा है कि आने वाले चुनाव का रुख किस तरफ जाने वाला है। 2022 में जो भी कैंडिडेट लड़ेंगे यहाँ पे, ये सवाल हम इसलिए आपसे करेंगे क्योंकि आपको अनुभव बहुत बेहतर होगा और आपकी ही जमानत बची थी उसमें, लोकसभा 2019 में। तो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट लड़ेंगे, 8 के 8 विधायक जो हैं यहाँ पे भगवामय हो चुके थे, एनडीए से जुड़े हुए 2 इनके कैंडिडेट थे, जो एक अपना दल से और एक सुभाषपा से। तो ये चुनाव कैंडिडेट का होगा या प्रधानमंत्री से कैंडिडेट लड़ेंगे विपक्ष के लोग? देखिए, यहाँ के जो आपके प्रतिनिधि हैं, वो डेफिनेटली बड़े लकी रहे कि उन पर प्रधानमंत्री की छत्र छाया रही, और इसी वजह से शायद उसने उनको थोड़ा और कुंद कर दिया, जिसकी वजह से आपने देखा कि अभी जो तमाम दुश्वारियाँ जनता ने जो झेली हैं अभी, और जिसमें हाल ही में हम कोरोना की बात करें अगर, तो ये सभी गायब थे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके मन में ये घर कर चुका है कि काम करो या ना करो, मोदी जी तो हैं ही हैं, आखिर में आकर के वो उनको सबको बचा लेंगे। लेकिन अगर उनकी जिम्मेदारी की बात की जाए कि आपको जिस तरीके से उस जनता के उस पर मरहम लगाने के लिए, उसके लिए आप उपस्थित नहीं थे, तो इसका संज्ञान जनता लेगी। और मुझे लगता है उसके साथ साथ जो अभूतपूर्व महंगाई और बेरोजगारी जो 2 मुद्दे हैं, वो मुझे लगता है कि जनता के मुख्य मुद्दे रहेंगे, अपार्ट फ्रॉम मोदी जी की पॉपुलैरिटी। और अब देखना यही है कि बनारस की जनता उसको किस तरीके से लेकर के इन लोगों का पास करती है या इनको फेल करती है। दावे बहुत हैं वाराणसी में विकास मॉडल। चूँकि 2022 का जो चुनाव होगा, इससे पूर्व की अगर बात करें 2014 में जो था, लोकसभा में जब लड़ने आए सांसद के तौर पे यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी, तो गुजरात मॉडल की बातें हुई, उसके नाम पे भरपूर वोट पाए, सरकार बनी। 2022 का जो चुनाव है, ये वाराणसी विकास की बातें होंगी यहाँ पे, चूँकि यहाँ पे रिंग रोड हैं, टीएफसी है वगैरह, बहुत कई काम हुए यहाँ पे। तो क्या अंतर नज़र आता है यहाँ पे? 2022 का जो चुनाव होगा पूर्वांचल से ही होगा, वाराणसी सेंटर पॉइंट होगा इसका? देखिए, भाजपा तो इसको चूँकि प्रधानमंत्री केंद्रित चुनाव की तरफ ले जाने का प्रयास कर रही है, और बनारस की बात करें तो यहाँ तो प्रधानमंत्री ही मुख्य चेहरा हैं। लेकिन जहाँ आपने मॉडल की जो बात की, गुजरात मॉडल, तो आज उस गुजरात मॉडल की पूरी पोल पूरी देश में खुल चुकी है, और इसीलिए अब उसकी बात नहीं होती, और अब दूसरी तरीके से और विकास की और बातों को किया जाता है, जिसको मुझे लगता है जिसमें सिर्फ
कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ हाईवेज़ और रोड्स की बात की जाती है। तो देखिए, ये तो हर सरकार में कुछ ना कुछ कम बेसी सबने ही ये काम किए जाते हैं। ये हम माने कि सिर्फ इसी सरकार ने किया है तो ये बेईमानी होगा, और वो तो हर सरकार करती है। लेकिन जितना ढिंढोरा पीटा जाता है, जितना उसको प्रचारित किया जाता है, बात उसकी है कि काम कम लेकिन प्रचार ज़्यादा। और आप देख ही रहे होंगे कि आधे से ज़्यादा, मुझे तो लगता है 75% से ज़्यादा कार्य जो आज उद्घाटन किए गए हैं, वो सब के सब पिछली सपा सरकार माननीय अखिलेश यादव जी द्वारा जो कार्य किए गए थे, उन्हीं का उद्घाटन किया जा रहा है। तो उन्होंने अपने समय में इतने कार्य कर दिए कि समझिए कि अगले सरकार का भी 5 साल का कार्यकाल बीत गया और उनके उद्घाटन खत्म ही नहीं हो रहे हैं। तो ये अपने आप में एक उपलब्धि है, और डेफिनेटली विकास के पर जो बात ये भाजपा करती है उसको मैं कॉस्मेटिक विकास कहती हूँ, जो आपको पुल के माध्यम से, रोड के माध्यम से, और ये चमकदार जो चाइनीज़ लाइटें जो लगा दी गई हैं उसके माध्यम से दिखाई तो ज़रूर देता है, लेकिन ज़मीन पर से गायब है। क्योंकि जो कुछ समस्याएं हैं, अगर हम कहें कि बनारस की बात अगर आप कर रहे हैं कि बनारस को आज प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो अच्छा है, ये चीज़ें विकास की हुई हैं, ठीक है। आप इसको प्रचारित कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, तो भाई डेफिनेटली और क्षेत्रों से ही अलग है। लेकिन उससे आम जनता को क्या राहत मिला है? क्या यहाँ की जाम की स्थिति को कोई उसका लाभ मिला है? आप देखिए कि इतने फ्लाईओवर्स वो पुल बन रहे हैं, लेकिन वो कैसे बन रहे हैं कि आज जाम की स्थिति और बद से बदतर हुई है, जिसके कारण उसकी वजह से आज जो आप पोल्यूशन देख रहे हैं कि बनारस आज टॉप 5 देश की टॉप 5 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ में हेडलाइंस बनाता है। और सीवर और उसकी जो समस्याएं हैं, जो आप देखिए कूड़े की और साफ़ सफाई की, वो आप समय समय पे देखते ही रहते हैं कि उसकी बातें उठती रहती हैं। तो बात ये है कि आप विकास का जो पैमाना तय करा है आपने, उससे असल में जनता को क्या राहत मिली है, वो भी देखने का इशू है। पूर्व की बातें की जाए, हम दोनों पक्ष की बातें करेंगे इसमें। अटल बिहारी जी की जब सरकार थी, चुनाव लड़े लोकसभा का, फील गुड का नारा लगा, फ्लॉप हो गया। 2017 की बात की जाए, कांग्रेस साथ समाजवादी पार्टी आई, फ्लॉप हो गई। 2019 में फिर शिकस्त खाए। तो ये छोटे दल और ये फील गुड जैसे नारे और जो तमाम जो है नारे काम बोलता है, ये तमाम कभी कभी फ्लॉप हो जाते हैं। तो किस नज़रिए से देखेंगी, किस नज़रिए के हिसाब से जनता वोट करती है, क्या मांग रहती है? देखिए, सरकार में जो आपने कहा काम बोलता है, तो वो काम आज तक बोल रहा है। अगर आप देखें तो वो अलग बात है कि जनता ने उस बार भ्रमित होकर के इनके प्रचार से और चीज़ों से, मोदी जी के जो भी आपने कहा कि मोदी जी आज के हावी हो जाते हैं, उससे ज़रूर उन्होंने दिग्भ्रमित किया उस समय उनको। लेकिन काम तो आज तक बोल रहा है, उद्घाटन आज तक देखिए चल रहा है, अभी तक सरकार का कार्यकाल ख़त्म हो गया। तो गठबंधन की जहाँ तक आपने बात की, तो हाँ डेफिनेटली वो हमारी पार्टी, हमारे नेता भी ये बात मानते हैं इसको कि जो बड़े दलों से जो गठबंधन हुआ उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। इसी वजह से इस बार देखिए समाजवादी पार्टी ने सिर्फ छोटे दलों को साथ में लिया है, और 16 एक ही हमारे चेहरे के साथ हम लोग उसमें उतरे हैं, जो कि बहुत पॉपुलर है। और उसकी पॉपुलैरिटी का आपने ट्रेलर अभी अभी फ़िलहाल की उस विजय यात्रा में देखा है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी चूँकि अल्पसंख्यक पे दावे कर रही हैं कि हमारे साथ आएंगी ये लोग, और उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो ओवैसी जी जो हैं हैदराबाद से आके दावे कर रहे हैं। तो कभी चचा जान, कभी भाई जान, कभी अब्बा जान, तमाम तरीके के बहनबाजी आ रहे हैं। तो क्या कहेंगे इस पर, आपका क्या ओपिनियन है? समाजवादी का शुरू से जो उन्होंने कार्य किए हैं वो किसी जाति धर्म को लेकर के नहीं हुए, वो उसका लाभ सभी पूरी उत्तर प्रदेश की जनता को देखते हुए वो कार्य किए गए हैं। और उसका लाभ जो है वो अभी तक आप देख रहे हैं, जो सरकार ने उद्घाटन किए हैं वो उत्तर प्रदेश की जनता को मिल रहा है। और जहाँ तक कि अब्बा जान, भाई जान, ये सब की बात है, तो ये नैरेटिव तो भाजपा का है, जो धर्म की राजनीति करती है और धर्म को राजनीति का विषय बना करके उसका लाभ लेने का प्रयास करती आई है। तो ये इश्यूज़ हमारे नहीं हैं, और जिसके हैं वो डेफिनेटली वो उनकी मजबूरी है इसको करना। जहाँ तक वोट की बात है, तो हर धर्म हर जाति से परे आकर के आप देख रहे हैं जो ये भीड़ जुट रही है। और ये वो भीड़ नहीं है जो सरकार को या योगी जी को प्रशासन से टारगेट दे कर के मंगवानी पड़ती है, सरकारी बसों में भर भर के लाना पड़ता है, उसके बाद भी सीटें कुर्सियाँ खाली जाती हैं।
तो ये वो जनता है जो आज महंगाई से, बेरोज़गारी से और कोरोना की जो मिसमैनेजमेंट था उससे जो आज ग्रसित है, उससे पीड़ित है, ये खुल कर के जो सामने आ रही है। और मुझे लगता है कि जब इस तरीके का माहौल बनता है, एक एंटी इनकम्बेंसी बनती है किसी सरकार के खिलाफ, तो उसमें सारे आपके जो समीकरण होते हैं धर्म के, जाति के, वो ध्वस्त हो जाते हैं और जनता उसको राहत लेने के लिए एक उसको चुनती है अपने एक नेतृत्व को, जो साफ तौर से इस बार उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ अगर बात की जाए, जिस मंच के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं आपसे आईपा की, तो आईपा की जो मुहिम है, इस मुहिम को आप क्या कहेंगे? जो जन जन तक हम लोग पहुँच रहे हैं, जाके सबसे मुलाकात कर रहे हैं, सबकी बातों को रख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है और इस वजह से और भी है, इस चुनाव में और भी महत्वपूर्ण है। आपको मैं बधाई दूंगी आप लोग के चैनल्स को कि आप लोग कोरोना का, चूँकि आप देख रहे हैं कि इसको देखते हुए चुनाव आयोग ने भी इस बार इलेक्शन प्रोसेस को देखिए, उसके मोड को चेंज किया है। और जहाँ तक बात हो रही है कि बहुत कुछ अब वर्चुअल होगा और इसके माध्यम से होगा, तो अब आप ही लोगों के चैनल्स और इन सब का मुझे लगता है कि इसी का ज़्यादा रोल होगा कि आप जनता की उस बात को निष्पक्ष रूप से पहुंचाएं, ताकि असल में सभी की बात, जिसमें मैं कहूँगी कि सभी पार्टियों का जो कार्य हैं और उनकी बात, उनके जो प्रत्याशी हैं, उन लोगों की बात पहुंचनी चाहिए और जनता को इसको तय करने दें कि वो किसके पक्ष में अपना वोट डालने जा रही है इस बार। तो आप भी हमारे साथ शालिनी यादव जी, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से पूरे जवाब दिए और इन्होंने बताया कि 2022 का जो चुनाव है वो किन मुद्दों के साथ समाजवादी पार्टी विजय हासिल करेगी। वाराणसी से शैलेंद्र सिंह, आईपा।